तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 28 इयर्स लेटर की ट्रिलॉजी फिल्म के सेकंड पार्ट को यानी कि बोन टेम्पल फिल्म को। और आप सभी की कन्वीनियंस के लिए मैं इसके पहले पार्ट यानी कि 28 इयर्स लेटर को इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। और जिन्होंने भी इसके पहले पार्ट को ऑलरेडी देख रखा है, समझ रखा है, तो वो डायरेक्टली पार्ट 2 पर यानी कि बोन टेम्पल पर स्किप कर सकते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत ठीक 2002 से ही होती है, जब रेज वायरस आउटब्रेक हो गया था। अब ये वायरस जो है ना, वो नॉर्मल वायरस से अलग सा है। अब जैसा कि इसका नाम रेज वायरस है, तो ये लोगों के अंदर गुस्से की भावना को पैदा करता है, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर होती है। साथ ही साथ उनको वायलेंट भी वो कर देता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इंसान सोच समझ भी सकता है, यानी कि वो माइंडलेस ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, बट दे बिकम रियली वायलेंट, जैसे कि कोई जानवर हो। खैर, तभी हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि टेलीविजन के ऊपर टेलीटबी शो देख रहे थे। इन सभी बच्चों को इस कमरे के अंदर इसीलिए ही रखा गया था ताकि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से इनको बचाया जा सके और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इनको पता ना चले। लेकिन अचानक से बच्चों को बाहर से बहुत से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से सभी बच्चे बहुत डर गए थे। अब इनमें से एक बच्चा होता है जिसका नाम जेमी क्रिस्टल्स था, और वो दरवाजे के पास जाकर अपनी माँ को बुलाने लगता है। लेकिन तभी वायरस से इन्फेक्ट हुए ज़ॉम्बीज कमरे के अंदर आने लगते हैं और बच्चों पर हमला करने ही वाले थे। लेकिन जेमी दरवाजे के पीछे छिप जाता है और इसलिए वो ज़ॉम्बीज से बच गया था। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसकी माँ उसे ये कहती है कि जेमी, तुम यहाँ से चर्च में अपने पिता के पास भाग जाओ, क्योंकि अभी तक वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और वो जिंदा नहीं बचने वाली थी। जिसके बाद जेमी भागते हुए चर्च के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर चर्च के अंदर ही उसके पिता बैठे हुए थे, जिनसे जेमी पूछता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। अब उसके पिता यहाँ के पादरी होते हैं, तो वो उसको ये बताते हैं कि ये सब कुछ तो एक ना एक दिन होना ही था और ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही गॉड कर रहे हैं। उसके पिता उसको बचाने के बजाय ज्ञान देने लगते हैं, जो कि काफ़ी वियर्ड था, जैसे कि गॉड उन सभी के सिंस के लिए उनको पनिश कर रहे हैं, बेसिकली क्लेंजिंग कर रहे हैं। ही वॉज लाइक कि कोई नहीं बचने वाला, तो आत्मसमर्पण कर दो। वो जेमी को अपना क्रूसिलिक्स देते हैं और ये कहते हैं कि वो खुद को सेफ रखे। और अब अपने पिता की इन सभी अजीब हरकतों को सुनकर जेमी को कुछ ठीक नहीं लगता। फिर वो यहीं पर चर्च के अंदर कहीं छुप जाता है कि तभी सभी ज़ॉम्बीज़ चर्च की खिड़की को तोड़कर फादर को भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देते हैं, बेसिकली ख़त्म कर देते हैं, जो कि दर्शाता है कि ह्यूमैनिटी ने कैसे अपने घुटने टेक दिए हैं इस वायरस के आगे। फिर जेमी को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ से कहानी 28 साल आगे जाती है। खैर, अब तभी हम एक छोटे से आइलैंड लिंडसवान को देखते हैं, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और इसलिए कोई भी वायरस से इन्फेक्ट हुआ व्यक्ति यानी कि ज़ॉम्बीज़ आइलैंड पर नहीं आ सकता। अब ये नेचुरल प्रोटेक्शन देता है इंसानों को, और इसी वजह से सभी बचे हुए लोग इसी आइलैंड पर रहा करते थे और यहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से सेफ थे। अब इस आइलैंड पर सभी लोग मिलकर रहा करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते, और क्योंकि चारों तरफ समुद्र था इसलिए ज़्यादातर लोग मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे, और कभी-कभी कई लोग शिकार पर भी मेनलैंड पर जाया करते। बेसिकली यहाँ के लोग जो थे ना, वो स्कैवेंजर्स थे, और वो वहाँ पर कैसे जाते थे इसके बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा। खैर, अब इस आइलैंड के ऊपर हम जेमी को देख पाते हैं और यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं, लेकिन यहाँ की जो मेन कहानी होगी वो जेमी और उसके परिवार की होने वाली थी। अब जेमी जो है, उसकी पत्नी का नाम आयला था और उसके बेटे का नाम स्पाइक होता है। अब बात करें आयला के बारे में, तो वो काफ़ी बीमार थी, लेकिन उसकी बीमारी काफ़ी मिस्टीरियस होती है। कोई भी उसकी बीमारी का यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा था, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा होता कि उसको दिक्कत क्या थी। अब जेमी अपने बेटे स्पाइक को शिकार पर लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो जेमी पर काफ़ी गुस्सा करती है कि स्पाइक अभी मात्र 12 साल का है और वो उसको शिकार पर ले जाना चाहता है, और वो ऐसा नहीं होने देगी। वहाँ पर काफ़ी खतरा है, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। लेकिन स्पाइक अपनी मम्मी को शांत करता है, उनसे झूठ बोलता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, ना कि शिकार पर। फिर स्पाइक सैम से मिलता है, जो कि इनके परिवार जैसा ही था। वो काफ़ी बूढ़ा होता है और वो स्पाइक से कहता है,
कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम वापस जरूर आओगे। जिसके बाद स्पाइक अपने पिता जेमी के साथ शिकार पर निकल रहा था। अब स्पाइक पहली बार मेनलैंड पर शिकार के लिए जा रहा होता है, इसलिए सभी लोग उससे काफी खुश होते हैं, उसको चीयर भी कर रहे थे। इवन वो सेलिब्रेट करने के लिए भी तैयारी कर रहे होते हैं। और ये एक रिचुअल जैसा था वहां पर, जैसे कि अंधेरे में उजाले की किरण थी। कोई भी जब पहली बार मेनलैंड पर जाया करता था, उनके लिए सेलिब्रेशन रखा जाता। और ये सेलिब्रेशन इसलिए नहीं था कि वो वहां पर पहली बार जा रहे थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ये सेलिब्रेशन इसलिए रखा जाता था ताकि वो जिंदा वापस लौट कर आए। अब जैसा मैंने बताया कि इस आइलैंड को एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिली हुई थी, तो वो कैसे? तो असल में इस आइलैंड से मेनलैंड तक एक रास्ता बना हुआ था, और जब समुद्र के पानी का लेवल कम हुआ करता तभी ये रास्ता दिखाई देता था। अब 4-5 घंटे का वक्त इनके पास था। फिर स्पाइक और जेमी इसी रास्ते को पार करते हुए मेनलैंड तक पहुंच जाते हैं, यानी कि जहां पर ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका था। अब जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो वो रास्ता पूरी तरह से छुप जाया करता था, और यही रीज़न था कि कोई भी इन्फेक्टेड अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा था। जेमी और स्पाइक इन दोनों को पता था कि 4-5 घंटे के बाद पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, और तब तक उन्हें वापस आना पड़ेगा, यानी कि शिकार उसी वक्त तक होगा। अब स्पाइक जो होता है वो पहली बार मेनलैंड पर आया था, और फिर स्पाइक और जेमी जंगल के अंदर जाते हैं। तब जेमी स्पाइक को एक ज़ॉम्बी दिखाता है जो कि ज़मीन पर रेंग रहा होता है। जेमी स्पाइक को समझाता है कि ये ज़ॉम्बीज़ खतरनाक तो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ रेंग कर अपना शिकार करते हैं, इनके पास स्पीड नहीं होती, ये भाग नहीं सकते, और इसलिए इनसे उनको डरने की ज़रूरत नहीं थी। और इस तरह के ज़ॉम्बीज़ की स्किन काफ़ी मोटी हुआ करती थी, और इसलिए अगर इन्हें मारना है तो सीधा इनके गले पर तीर मारना होगा। फिर जेमी अपने बेटे को पहला मौका देता है ज़ॉम्बी का शिकार करने का। अब जेमी के बताए अनुसार वो ज़ॉम्बी के गले पर तीर मारता है, जिस वजह से पहली बार में ही उस ज़ॉम्बी की मौत हो गई थी। और यहाँ पर ये ट्रेनिंग आइलैंड के ऊपर ही ले रहे थे, लेकिन वहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं जिन्हें जेमी ख़त्म कर देता है। फिर ये दोनों और आगे बढ़ते हैं, और रास्ते में वो ये देखते हैं कि काफ़ी सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं। शायद ये डर कर भाग रहे थे, एज अ वार्निंग साइन। अब ये सब स्पाइक ने पहली बार देखा था, उसको समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ क्यों। अब मेनलैंड देखकर वो काफ़ी आकर्षित सा हुआ था। फिर चलते चलते स्पाइक और जेमी एक पुराने घर तक पहुंच गए थे। यहाँ पर वो अपने काम की चीज़ें ढूंढने आए थे, एज दे वर स्कैवेंजर्स। लेकिन घर के अंदर उन्हें कोई भी खास काम की चीज़ नहीं मिलती। अब तभी एक कमरे से उनको आवाज़ आती है, और जब वो दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है, या फिर ये कहें कि इन्फेक्टेड पर्सन दिखता है, जिसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ था। वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा होता है। जेमी फिर स्पाइक से कहता है कि इसे मार